बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगा सुशीला। तुम्हारी बहुओं ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस 1 महीने में ही जी भर गया है। अरे गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाहे जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था ना। कमबख्त मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहू के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। कमबख्त यह जीव की लालसा ही दगा दे गई। पता है सुशीला, अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मन में विचार भी आया था कि बहुएं तेज तरार है, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो कैसे सहन करूंगा। कहते कहते दम के मरीज गिरधारी लाल को खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन सुशीला, क्षणिक सुख की लालसा के आगे आत्मस्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों के कहने मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया, यह नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला ले लिया है सुशीला, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रोकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय गिरधारी लाल अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पहले तक गिरधारी लाल अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी सुशीला का निधन हो गया था। पत्नी क्या गई, उनके तो जैसे जिंदगी चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने। गांव में अकेले रह गए थे तो केवल गिरधारी लाल, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी में धुएं से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ वह जली भुनी रोटियां निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगते थे तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर हरदम हाथ में लिए रहते थे और उससे ही बातें करते रहते थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। गिरधारी लाल की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे विनोद को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े माता पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं हरगिज राजी नहीं थी, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। गिरधारी लाल की भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को एक एक महीने अपने पास रखने का तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा विनोद उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, यह सोचकर गिरधारी लाल के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू कमला ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर गिरधारी लाल आश्चर्यचकित रह गए कि अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज और मिलना बाकी था, और वह यह था कि उनके समधन जी यानी कि बहू कमला की माँ सरस्वती देवी भी उनके बेटे के घर ही रहती थी। अपने समधन को अपने बेटे के घर में देखकर गिरधारी लाल कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर में रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वह तरस रहे थे वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। विनोद, कमला और सरस्वती देवी तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और गिरधारी लाल को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती थी। कुछ दिन बीते तो उन्होंने अपने बेटे विनोद से कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, अजय के घर ही छोड़ दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे अजय के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू नीलम तो 2 कदम और आगे निकली। गिरधारी लाल को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी कमला को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, अभी तो 20 दिन ही बीते थे। ऐसा भी क्या हो गया था जो अपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया।
दूसरी ओर से न जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू नीलम बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। उन्हें एक स्टोर रूम में ही जगह दी गई और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दे दी गई। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से देखते रहते, परंतु जाकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी ना सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास यह 500 का फटा पुराना नोट है। दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं, आप ही इसे चला देना। इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो, आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। गिरधारी लाल भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया, बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई और चिल्लाती हुई बोली, आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर न जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार है, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए गिरधारी लाल को लगा जैसे वह छोटी बहू न हो, कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज यह समय आ गया है कि मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतारकर अपने पांव तले रोन देती है, और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते सोचते बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जलालत भरे आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से कहने लगे, सुशीला, मुझे क्यों न ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो जैसे आशीर्वाद देते कभी थकते न थे हम दोनों, आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ ही निकल रही है। नालायक, न मुराद जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कद्र नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन चुप रहने में भलाई है, यह सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ। गिरधारी जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं। अब बेकार की बातें सोच सोचकर परेशान मत होइए। गिरधारी लाल को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सुशीला उन्हें समझा रही हो। नहीं सुशीला, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते गिरधारी लाल नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। चारों ओर देखा, लेकिन सुशीला नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो वे फैसला ले चुके थे कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटा उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता गिरधारी लाल बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वह अपने गांव में ही ठीक है। आप जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। गिरधारी लाल ने ध्यान से देखा तो यह वही फटा पुराना नोट था जिसे न तो दूध वाला लेने को तैयार था और न ही सब्जी वाला। कभी गिरधारी लाल अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मेले कुचले और बीच से फटे हुए उस नोट को। एक बार तो दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा कर बोल दे,
इस नोट को अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वह क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज्यादा है। गिरधारी लाल जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा, जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं मुश्किल से 3,000 महीना कमा पाता था। 1,000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च होते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी। जब अपने दोस्तों को देखकर तुम अच्छे अच्छे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करते थे तो मैंने तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 चीज लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है। गिरधारी लाल जी बोलते जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो गिरधारी लाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर पसर गए। आह, कितनी शांति है यहाँ। लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं, उगलती अंगीठी। परंतु फिर भी बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते थे तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वह भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते थे। पड़ोसियों ने बेटों को फोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि गिरधारी लाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो, अब रोज रोज के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं, कौन सेवा करे चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की। बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक शोक और संताप व्याप्त हो गया। दोनों ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लूट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए ये दोनों दहाड़े मार मार कर रो रही है, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से नसीब नहीं हुई थी। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाई तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के अंदर चली गई। गिरधारी लाल जी चारपाई पर ढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह ठीक से बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। आज वे इस उम्र की पीड़ा को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े गिरधारी लाल जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो दोनों बहुएं मुंह लटका लेती। विरोध बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज्यादा सेवा न ही करवाएं तो ही अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को जमीन पर लिटा देते हैं, न जाने कब बुलावा आ जाए, अजय बोला। तभी दोनों बहुएं दहाड़े मार मारकर ऐसे रोने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। गिरधारी लाल जी बड़े इम्तिनान से बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। कमला बाबूजी की टांगे दबाती तो नीलम वाह लुटने के लिए गीता पाठ करने में बैठ गए। दोनों बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और चिता की लकड़ी भी मंगवा ली, लेकिन गिरधारी लाल जी जस से तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। छोटी बहू नीलम
अपनी जेठानी कमला से बोली, न जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को। बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि माँ जी का बड़ा वाला हार तो मैं ही रखूंगी। मुझे वह बहुत पसंद था, कब से इंतजार कर रही थी कि उसे पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई है। फिर बड़ी बहू कमला बोली, अगर हार तुम रखोगी तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। कंगन की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बहू की बातें सुन सुनकर गिरधारी लाल जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटों और बहू की असलियत बता दे, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाते। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा विनोद छोटे अजय से बोला, बहुत समय से हमारे घर कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी के क्रियाक्रम पर खाने की एक से एक चीज रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूरी भाजी और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही गिरधारी लाल जी के मुंह से पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी तेरवी मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी इन लोगों ने। मैं भी पेट भरकर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि भी मिल जाती। बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वे तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह में लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू नीलम बड़ी बहू कमला से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़ी बेसब्री से गिरधारी लाल जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किससे मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग जिन्हें पूरा गांव मानता था, गिरधारी लाल जी का हाल चाल पूछने उनके घर आए। बेटों ने कहा, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता के पसंद के खाने की चीज बनाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट रसोई में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा लाकर उनके पास रखा, उसकी खुशबू से ही गिरधारी लाल जी का रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे विनोद ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा उनके मुंह में डाला तो गिरधारी लाल जी बड़ी खुशी से खाने लगे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया था। लेकिन ससुर की मृत्यु के प्रति उत्सुक बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू नीलम बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाएं। तभी बड़ी बहू कमला गुस्से में उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई कामकाज करते नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ही ले रखा है ना। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभाले गए थे। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुओं के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव में तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी, पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो गिरधारी लाल जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटे और बहू के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दी। नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग ने समझाया कि अब उनके पिता भी उनकी जिम्मेदारी है और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। छोटी नीलम अपने पति अजय को एक कोने में ले गई और नाक सिकोड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी नहीं उठाई जाएगी। बड़ी बहू कमला ने भी धीरे से अपने पति विनोद के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब
आफत मोल लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर गिरधारी लाल जी की आंखें छलछला उठी। वे हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूंगा ये मैं खुद ही देख लूंगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे बहुओं का नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो गिरधारी लाल जी की हालत कुछ और सुधर गई, लेकिन अब वे गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी सुशीला की तस्वीर से ही पूछने लगते, यही है हमारी औलाद? लानत है ऐसी संतान पर। यही बेटे बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी? बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की देरी नहीं की। अपने ही संतान ने वृद्धावस्था में हर कदम पर उनके स्वाभिमान को इतना आहत किया कि वे जीते जी स्वयं को मृत महसूस करने लगे। आत्ममंथन करते करते उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो गिरधारी लाल, सरपंच ने कहा। तो गिरधारी लाल जी बोले, अपनी औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। गिरधारी लाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले के व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखों से वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटे के हिस्से में क्या क्या आएगा, इसका फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजर चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें मांझी के गहनों पर एक नजर डालने को ही बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उन्होंने उसमें से वे 2 संदूक निकाले जिसमें मां के गहने और घर व खेतों के कागजात रखे जाते थे। ताका झाकी की तो संदूक की चाबियां भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू कमला ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अरे, इस संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीरें पड़ी है। और यह क्या है? छोटे बच्चों के खिलौने। यह सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? छोटी बहू नीलम बोली। तभी बड़ा बेटा विनोद बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौने से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकती जा रही थी। बहुत सी चीजें निकली, लेकिन जिस चीज को वे ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा हुआ था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वे चारों लालची नजरों से उस थैली को देखने लगे। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू नीलम बोली। तो छोटे बेटे अजय ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, यह कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी, बड़ी बहू बोली। तो बड़े बेटे विनोद ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी। अरे बेटा, हमारी अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहज कर रखा था, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो, किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने
का पास में ना होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा यह बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ रहने को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वह आंसू नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैंने वृद्ध आश्रम में गुजारा। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। मैंने अपने खेत, यह घर और बाकी की संपत्ति उस वृद्ध आश्रम को दान कर दी है जहां मेरे अंतिम समय में मुझे शरण मिली। और हाँ, जो 50,000 रुपये मेरे संदूक में से निकले हैं, वे मेरे अंतिम संस्कार का खर्चा है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 रुपये का नोट, फटा पुराना नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, यह वही नोट है जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना सब्जी वाला। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यही फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसा दिन तुम लोगों को कभी ना देखना पड़े। लेकिन कुदरत का उसूल है, जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे विनोद की आवाज कांपने लगी और छोटा बेटा अजय फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं कमला और नीलम अपना अपना सिर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।